सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं का स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने 25 मिनट में 50 प्रश्न वाला ये अनूठा कार्यक्रम प्रारंभ किया है और ये कार्यक्रम उन सभी छात्रों के लिए जो समय के कारण कोचिंग में नहीं आ पा रहे, उनके लिए बहुत उपयोगी है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं वे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा उनका जो सॉल्यूशन है, उनकी जो व्याख्या है वह एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों पर आधारित है। आज का पहला क्वेश्चन है, आज का जो टॉपिक हमारा है वह है संसद, और उसका पहला क्वेश्चन देखिए। जनतंत्र के शासन में अधिक महत्वपूर्ण है कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और प्रेस। इसका सही आंसर 3 नंबर है, व्यवस्थापिका। हम जानते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है व्यवस्थापिका को। व्यवस्थापिका में लोकसभा और राज्यसभा को शामिल किया गया है और इसका प्रमुख कार्य होता है देश के लिए कानून बनाना, संविधान के लिए आवश्यक संशोधन करना। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय जनतंत्र या लोकतंत्र का आधार स्तंभ माना गया है संसद, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय, भारत की जनता। इसका सही आंसर है संसद को भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ माना गया है। ये संसद एक लघु विधायिका के रूप में जानी जाती है। संसद का प्रावधान अनुच्छेद 79 में किया गया है। संसद के 3 अंग होते हैं जिनमें राष्ट्रपति को संसद का महत्वपूर्ण अंग माना गया है और संसद में सदन 2 होते हैं जिनमें लोकसभा और राज्यसभा को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, संसद का प्रावधान उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर, इसमें ऑप्शन है 79 से 105, 79 से 122, 80 से 130 और 80 से 120 तक। दूसरा ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 79 से 122 तक और भाग 5 के अंदर संसद का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, संसद भवन को बनने में कितना समय लगा था? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। इसका सही आंसर है संसद भवन को बनने में 6 वर्ष का समय लगा था। हम जानते हैं कि 1921 में कनाक ड्यूक के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, इसकी नींव रखी गई थी और 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और ये संसद भवन वही है जहां पर संविधान सभा के विभिन्न अधिवेशनों का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, संसद भवन के वास्तुकार थे? पहला ऑप्शन एडविन लुटियस, दूसरा हर्बर्ट बेकर, तीसरा उपयुक्त दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उपयुक्त दोनों, यानी एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर, ये दोनों ही संसद भवन के वास्तुकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संसद पर आतंकवादियों के द्वारा हमला किस वर्ष किया गया था? 9 दिसंबर 2001, 13 दिसंबर 2001, 13 दिसंबर 2003 और 9 दिसंबर 2003। इसका सही आंसर है 13 दिसंबर 2001 को संसद पर आतंकवादियों ने हमला किया था। 5 आतंकवादी उस मुठभेड़ में मारे गए थे और इस आतंक की घटना का जो प्रमुख मास्टरमाइंड जो उस समय मारा गया था वह गाजी था, लेकिन गाजी बाबा इसको बोलते हैं। लेकिन इस संसद पर हमला करने का जो प्रमुख आरोपी था जिसका नाम था अफजल गुरु, जिसको 2013 के अंदर फांसी की सजा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस माह संसद का अधिवेशन नहीं बुलाया जाता? देखिए 12 महीनों में 3 महीने होते हैं जब संसद का अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। एक जनवरी का महीना होता है, दूसरा जून का महीना और तीसरा अक्टूबर का महीना। तीनों में अधिवेशन नहीं बुलाए जाते, तो उत्तर आएगा इसका उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी है इसका उत्तर। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि संसद के वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन बुलाना आवश्यक होता है और पहले अधिवेशन की अंतिम तिथि और दूसरे अधिवेशन की प्रथम तिथि के बीच 6 महीने से ज़्यादा का अंतर भी नहीं होना चाहिए। वर्तमान में संसद के 3 सत्र बुलाए जाते हैं। सबसे पहले बजटकालीन सत्र बुलाया जाता है जिसका समय फरवरी से मई तक होता है। दूसरा मानसून कालीन सत्र होता है जो जुलाई से सितंबर के मध्य बुलाया जाता है। और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र जो नवंबर से दिसंबर के बीच में बुलाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा कथन असत्य है? संसद सत्र के दौरान किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार का साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सही है ये। संसद के सत्र के दौरान या 50 दिन पहले या बाद में सिविल मामलों में इन्हें बंदी नहीं बनाया जा सकता। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें 50 दिन के स्थान पर 40 दिन आएगा। तीसरा प्रश्न लीजिए, संसद में कही गई किसी भी बात के लिए संसद सदस्य न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। इसे भी सही है। और अनुच्छेद 102 तथा अनुच्छेद 192 के अंतर्गत संसद एवं विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं के संदर्भ में विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर आ गया 2 नंबर वाला, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9, संचित निधि में से धन या वेतन किस विधेयक के माध्यम से निकाला जा सकता है? पहला ऑप्शन है विनियोग विधेयक, दूसरा है संचित विधेयक, तीसरा है आवश्यक विधेयक, चौथा वित्त विधेयक। इसका सही आंसर है विनियोग विधेयक। और इस विनियोग विधेयक का उल्लेख हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद 114 के अंतर्गत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, वित्त विधेयक में आते हैं राजस्व व्यय, राजस्व करारोपण, अनुच्छेद 110 कैसे 6 के प्रावधान, राजस्व व्यय एवं राजस्व करारोपण। 4 नंबर का सही आंसर है। ये चारों प्रावधान वित्त विधेयक के अंदर आते हैं, जबकि अनुच्छेद 110 कैसे 6 के प्रावधान धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संसद समितियों का विकास किस अधिनियम की देन माना जाता है? तो यहाँ 1909 का गलत है, 1919 का सही है इसका। 1919 का जो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है या 1919 का भारत शासन जो अधिनियम है, इसके आधार पर ही संसद की विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। 2 नंबर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, संसद समितियों के संदर्भ में असत्य कथन है। संसद समितियों को लघु संसद कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। वर्तमान में संसद समितियों की संख्या लगभग 33 है। ये भी सही है। 6 समितियों के अध्यक्ष लोकसभा से तथा 6 के अध्यक्ष राज्यसभा से चुने जाते हैं। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि 6 समितियों के अध्यक्ष राज्यसभा से आते हैं और बाकी अन्य समितियों के अध्यक्ष लोकसभा से आते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। इनकी स्थायी समितियों के सदस्यों का चुनाव 1 वर्ष के लिए किया जाए। ये भी सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति एवं नियत समिति में से सबसे पहले कौन सी समिति गठित की गई? इसका सही आंसर है नंबर 1, लोक लेखा समिति। इनमें से सबसे पहले गठित की गई थी। लोक लेखा समिति का वर्ष था 1921 में यह समिति गठित की गई थी और 1967 में ये प्रावधान किया गया था कि इस समिति का अध्यक्ष विरोधी पार्टी का व्यक्ति ही बनाया जाएगा और इस समिति में 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष हमेशा विरोधी पार्टी का व्यक्ति ही बनता है और यह समिति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा जो रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाती है उसकी क्या करती है? जांच करती है। सार्वजनिक उपक्रम समिति की अगर हम बात करें तो जो सार्वजनिक उपक्रम समिति है इसमें भी 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के मेंबर होते हैं और 1964 में इसका गठन किया गया था। प्राक्कलन समिति की बात करें, इसमें 30 सदस्य होते हैं। 1950 में इसका गठन किया गया था और प्राक्कलन समिति जो धन के दुरुपयोग को रोकने के संदर्भ में अपने सुझाव देने का काम करती है। तो 1 नंबर का आंसर क्या है? यहाँ सही है 1921, दूसरा 1964 और तीसरा 1950। तो सबसे पहले 1921 वाली। क्वेश्चन नंबर 14, किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं? लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, कार्य मंत्रणा समिति और नियत समिति। इसका उत्तर है 1 नंबर, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन दोनों के कार्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए इसको जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, गैर सरकारी सदस्यों से संबंधित विधेयक को लोकसभा में लाए जाने से पूर्व जांच करने वाली गैर सरकारी विधेयक समिति का सभापति कौन होता है? इसका सही आंसर है लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 16,
नियत समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, जिसमें 15 सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष होता है। और यह समिति लोकसभा के संदर्भ में विभिन्न जो कार्यवाही होती है उसको नियंत्रण करने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 17, संसद की किस समिति में प्रधानमंत्री एवं कानून मंत्री भी शामिल होते हैं? इसका सही आंसर है नियत समिति, याचिका समिति। सही आंसर है विशेषाधिकार समिति। एक ऐसी समिति है जिसमें प्रधानमंत्री और कानून मंत्री भी शामिल होते हैं और इसमें 15 सदस्य होते हैं और स्पीकर के द्वारा इसके सदस्यों की नियुक्तियां की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, संसद के प्रश्नकाल के दौरान किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? प्रश्नकाल हम जानते हैं संसद की कार्यवाही की जो शुरुआत होती है वो प्रश्नकाल से ही होती है। प्रश्नकाल का समय प्रातः 11 बजे से 12 बजे तक का होता है। प्रश्नकाल के अंदर 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्न मौखिक होते हैं, अतारांकित प्रश्न लिखित होते हैं और अल्प सूचना प्रश्न यह अविलंबनीय प्रश्न होते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्नकाल के दौरान। लोक हित के प्रश्न सही है। सरकार के प्रशासन से संबंधित ये भी सही है। सरकार के नीतिगत निर्णय से संबंधित एवं सार्वजनिक समस्याओं से संबंधित ये भी सही है। तो इसका सही आंसर आएगा उपयुक्त सभी प्रकार के प्रश्न संसद के प्रश्नकाल के अंदर मंत्रियों से पूछे जाते हैं संसद सदस्यों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्नकाल के दौरान जो तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? पहला, अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित प्रश्न सही है। अपने क्षेत्र में होने वाले दंगों एवं कालाबाजारी मूल्य से संबंधित है। कमजोर वर्ग के लोगों पर होने वाले अत्याचारों संबंधित उपयुक्त सभी, यानी 1900 में 4 नंबर का ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन से प्रश्न अविलंबनीय महत्व के होते हैं? अभी मैंने बताया था आपको अल्प सूचना प्रश्न नंबर 1 वाला है। अल्प सूचना प्रश्न जो होते हैं वह अविलंबनीय महत्व के होते हैं, लोक महत्व के कह सकते हैं इनको। मौखिक प्रश्न होते हैं और इन प्रश्नों को पूछने के लिए 10 दिन पहले सूचना देनी आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 21, आधा घंटे की चर्चा के लिए सप्ताह में कौन सा दिन निर्धारित किया गया है? सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, उपयुक्त तीनों दिन। ये सही है, तीनों दिन किए जाते हैं और ये आधा घंटे की चर्चा होती है। शाम को 5 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक का टाइम होता है और प्रश्नकाल के अंदर जिन प्रश्नों के उत्तर दे दिए गए लेकिन उन प्रश्नों से कोई उत्पन्न प्रश्न है तो वह प्रश्न इसके अंदर शाम को पूछ जाते हैं 5 से 5:30 के समय के अंतर्गत। संसद के जो मामले किसी नियम के अधीन नहीं उठाए जाते उन्हें किस नियम के अंतर्गत उठाया जाता है? इसका सही उत्तर है नियम 377 के अंतर्गत। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं जो संसद के किसी नियम के अधीन नहीं उठाए जाते, लेकिन इसको उठाने के लिए एक लिखित सूचना महासचिव को देनी पड़ती है और ये प्रश्न अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर उठाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति यानी संसदीय सचिवों की नियुक्तियां कौन करता है? तो संसदीय समितियों की नियुक्तियां प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। 2 नंबर का ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री संसदीय सचिवों की नियुक्ति करता है, ये केंद्र में होता है। राज्य में जो संसदीय सचिव होते हैं उनकी नियुक्तियां राज्य के अंदर मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, शून्यकाल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह भारत की देन है, बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम राज्यसभा में हुई, ये भी सही है। इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इसका उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्यकारी होता है। ये चौथा ऑप्शन जो है ये गलत है। मंत्री इसका प्रश्न पूछने के लिए बाध्यकारी नहीं होते और आपको ये ध्यान रखना है शून्यकाल सबसे पहले भारत में ही प्रारंभ हुआ था। भारत में जब ये प्रारंभ हुआ राज्यसभा में, उस समय राज्यसभा के सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जो उस समय उपराष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 25, एक प्रस्ताव के स्थान पर विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया दूसरा प्रस्ताव क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है एक तो स्थगन प्रस्ताव है, काम रोको प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है और स्थानापन्न प्रस्ताव है। इसका सही आंसर है स्थानापन्न प्रस्ताव। 4 नंबर का आंसर 25वें में सही है। क्वेश्चन नंबर 26,
अविश्वास प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों की लिखित सूचना के बाद ही कार्यवाही की जा सकती है? इसका सही आंसर है 1/10 सदस्यों की लिखित स्वीकृति के आधार पर ही कार्यवाही की जा सकती है। और आपको ये पता होना चाहिए, अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष की पार्टी के द्वारा, विपक्षी दल के द्वारा लाया जाता है। और अब तक 26 बार लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव अब तक लाए जा चुके हैं। और इनमें इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 बार अविश्वास प्रस्ताव अब तक लाए गए हैं। मोरारजी देसाई के खिलाफ 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1963 में जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध JB कृपलानी के द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, किसी संसद सदस्य की सदस्यता किस परिस्थिति में समाप्त हो जाती है? यदि निर्दलीय निर्वाचित होने के 6 माह में किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है, यदि कोई नामजद सदस्य शपथ लेने के 6 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं। यदि वह सदस्य अपने दल या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की पूर्व अनुमति के बिना सदन में मतदान करता है या नहीं, उसे 15 दिन के भीतर माफ नहीं किया गया हो, तो इसका सही आंसर है 4 नंबर का सही आंसर है। ये चारों ही परिस्थितियाँ बनती है जब किसी की लोकसभा सदस्यों की सदस्यता या संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 28, संसद में प्रस्तुत किसी विधेयक को सरकारी गजट में किस वाचन के बाद प्रकाशित किया जाता है? प्रथम वाचन, ये सही आंसर है। प्रथम वाचन के बाद ही इसको सरकारी गजट में क्या किया जाता है? प्रकाशित किया जाता है। प्रथम जो वाचन होता है वह संबंधित मंत्री के द्वारा विधेयक की सर्वप्रथम प्रस्तुति होती है। क्वेश्चन नंबर 29, संसद की प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं जो किसी विधेयक की सभी धाराओं का सूक्ष्म अध्ययन करती है तथा उसमें आवश्यक संशोधन कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है? 22 सदस्य, 25 सदस्य, 30 सदस्य और 40 सदस्य। इसका सही आंसर है 30 सदस्य। 30 मेंबर होते हैं संसद की प्रवर समिति के अंदर, जो इसकी बारीकी से क्या करती है? किसी विधेयक का अध्ययन करती है, जांच करती है। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर, कौन सा कथन असत्य है? पहला है, यदि संसद में कोई विधेयक लंबित है और दोनों सदनों का सत्रावसान हो जाता है तब वह विधेयक अगले सत्र में पुनर्विचार के लिए लाया जाएगा। ये सही है। यदि विधेयक राज्यसभा में विचाराधीन है, लोकसभा में उसे पारित नहीं किया, तब लोकसभा के विघटन के कारण भी वह विधेयक समाप्त नहीं होगा, बल्कि जब भी लोकसभा का सत्र होगा उसमें पारित किया जाएगा। बिल्कुल सही है। यदि किसी विधेयक को लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा ने पास नहीं हुआ है तो मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति संसद का बुला सकता है। ये भी सही है। और उसके बाद चौथा है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति ही करता है। ये गलत है, क्योंकि कभी भी संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करता। केवल राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जिसको आहूत करना बोलते हैं, या उसका सत्रावसान करता है, जिसको अंत करना बोलते हैं। लेकिन संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। और अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जब साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति संसद का क्या बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन इस विवाद की स्थिति में बुलाता है। तो 30वां क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, देश में किस वाद विवाद का सर्वोच्च मंच तथा विचार विमर्श की लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा कहा जाता है? देश में किसे वाद विवाद का सर्वोच्च मंच तथा विचार विमर्श करने की लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा कहा जाता है? यह आंसर संसद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यानी इसको लोकतंत्रात्मक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, किस मामले में संसद की सीमित शक्ति दिखाई देती है? वह कानूनों को पारित करने मात्र का कार्य करती है, क्योंकि विधेयकों को तैयार करने का वास्तविक कार्य मंत्री के निर्देशन में नौकरशाही द्वारा किया जाता है। तो ये एक प्रकार से कहें कि ये संसद का थोड़ा सीमित कार्य है। दूसरा है, वह किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं कर सकती जो संविधान के प्रतिकूल हो। ये भी बिल्कुल सही है। संसद अगर ऐसा कार्य करती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है।
राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय को संसद द्वारा निर्मित कानूनों को निषेध करने का अधिकार है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी मामलों के अंदर संसद की शक्ति सीमित दिखाई देती है। संसद की शक्ति पावरफुल नहीं है इन तीनों मामलों में। 4 नंबर का ऑप्शन क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला सदस्य कौन थी? गायत्री देवी, शारदा भार्गव, यशोदा देवी और सुमित्रा सिंह। सही आंसर है शारदा भार्गव। राज्यसभा से निर्वाचित होने वाली राजस्थान से पहली मेंबर थी और ये राजस्थान में 3 बार संसद सदस्य के रूप में राज्यसभा की सदस्य रही थी। क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान में कौन सी लोकसभा की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? अनुसूचित जाति का अर्थ है एससी के लिए आरक्षित नहीं है, तो इसका आएगा गंगानगर, बीकानेर और भरतपुर। और चौथा बांसवाड़ा की जो सीट है वह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। हम जानते हैं राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटें आरक्षित है। 4 में 3 तो ये आ गया गंगानगर, बीकानेर और भरतपुर, और चौथी जो सीट है वह करौली और धौलपुर की मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान में कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? दौसा है, उदयपुर भी है और बांसवाड़ा भी है और सलुम्बर। सही आंसर है सलुम्बर की सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है। केवल दौसा, उदयपुर और बांसवाड़ा है। राजस्थान में केवल 3 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और 4 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 36, लोकसभा का पितामह किसे कहा जाता है? गणेश शंकर मावलकर। गणेश पूरा नाम है गणेश शंकर वासुदेव मावलंकर। ये लोकसभा के पितामह कहते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे ये और 1952 में लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में बने थे। और जब संसद की कार्यवाही चल रही थी, इसके अलावा जब संविधान सभा के विभिन्न अधिवेशन चल रहे थे, तब भी इनको, जब संसद अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती थी, तब भी इनको अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया जाता था, यानी अंतरिम संसद के अध्यक्ष भी थे ये। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, किस वर्ष घोषणा की गई कि काउंसिल ऑफ स्टेट अब राज्यसभा के नाम से जानी जाएगी? इसमें 2 नंबर का आंसर सही है। 1954 के अंदर ऐसी घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, प्रथम राज्यसभा का गठन कब किया गया था, कब हुआ था? इसका सही आंसर है 3 अप्रैल 1952 में प्रथम राज्यसभा का गठन हुआ था। दूसरा ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी लोकसभा सबसे कम समयावधि की लोकसभा थी? इसका सही आंसर है 4 नंबर का जो ऑप्शन है वह सबसे कम समयावधि की लोकसभा थी, यानी 13 महीने और 4 दिन का समय था इसका। 13 महीने और 4 दिन के बाद इसको विघटित कर दिया गया था। और इसके पहले की जो 11वीं लोकसभा थी वह 14 माह और 25 दिन की थी और ये 13 माह और 4 दिन की थी। क्वेश्चन नंबर 40, राज्यसभा के संदर्भ में असत्य कथन छाटिए कौन सा है? पहला, यह स्थायी व निरंतर चलने वाला सदन है जिसका कार्यकाल नहीं होता, यानी राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, बिल्कुल सही है। प्रत्येक राज्य में प्रत्येक 50 लाख तक प्रति 10 लाख के लिए एक सदस्य, उसके बाद प्रति 20 लाख पर एक सदस्य का निर्धारण किया था, ये भी सही है। इसका सदस्य बनने के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक निर्वाचकों की संख्या 10% होती है, सही है। तो इसमें तीनों तो सही है। ये चौथा कह रहा है इसके प्रथम सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इसके प्रथम सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जो उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्वेश्चन नंबर 41, गायत्री देवी कौन सा कथन असत्य है? गायत्री देवी राजस्थान में लोकसभा में निर्वाचित होने वाली पहली महिला सांसद थी, ये बिल्कुल सही है। गायत्री देवी सबसे पहले राजस्थान के अंदर निर्दलीय निर्वाचित हुई थी जयपुर से। दूसरा ऑप्शन है सुशीला बंगारू लोकसभा में निर्वाचित होने वाली पहली महिला अनुसूचित जाति की थी, ये भी सही है। उषा मीणा लोकसभा में, यानी ये सुशीला बंगारू थी, जालोर से निर्वाचित हुई थी।
उषा मीणा लोकसभा में निर्वाचित होने वाली पहली महिला अनुसूचित जाति, ये भी सही है क्योंकि सवाई माधोपुर से निर्वाचित हुई थी। राजस्थान में नाथूराम मिर्धा ने 4 बार राज्यसभा सदस्य के रूप में काम किया, ये गलत ऑप्शन है। राजस्थान में नाथूराम मिर्धा ने नहीं किया था, बल्कि रामनिवास मिर्धा ने 4 बार राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया था। 41वें में हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, 17वीं लोकसभा में प्रोटेम अध्यक्ष के रूप में वीरेंद्र कुमार ने कार्य किया। प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और नई लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है। तो प्रोटेम अध्यक्ष के रूप में वीरेंद्र कुमार ने कार्य किया, जो किस राज्य से लोकसभा के सांसद थे? ये मध्य प्रदेश राज्य के थे और टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे और 7वीं बार लोकसभा के सदस्य बने थे। हमारे संविधान में इसकी परंपरा है कि जो वरिष्ठतम लोकसभा का सदस्य होता है उसको ही राष्ट्रपति प्रोटेम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 43, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका सही आंसर है 334 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है? 334 के अंतर्गत ये आरक्षण का प्रावधान किया गया है लोकसभा में SC ST के लिए। और ये भी ध्यान रखना है, अगर मान लो लोकसभा के स्थान पर विधानसभा पूछ ले तो 332 के अंदर विधानसभा के अंदर SC ST का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, राज्यसभा में प्रथम उपसभापति कौन थे? कृष्ण राव मूर्ति, नजमा हेपतुल्ला, राम सुभंग सिंह और SP चौहान। सही आंसर है कृष्ण राव मूर्ति। ये राज्यसभा में प्रथम उपसभापति थे, जबकि राज्यसभा के प्रथम सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। क्वेश्चन नंबर 45, किसी संसद सदस्य की योग्यता से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? निर्वाचन आयोग, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। 4 नंबर का आंसर सही है इसमें। 45 में 46, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन खुले मतदान के रूप में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2001, 2002, 2003। सही आंसर 2003 के अंदर प्रारंभ किया गया था ये। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है? अनुच्छेद 80, 85, 90, 92। सही आंसर है 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है और अब तक 16 बार लोकसभा भंग हो चुकी है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। क्वेश्चन नंबर 48, किस वर्ष लोकसभा की सीटों की संख्या राजस्थान में 25 की गई? पहला ऑप्शन है 71वें संशोधन के अंतर्गत 25 की गई थी। इससे पहले राजस्थान के अंदर लोकसभा की 20 सीटें थी, लेकिन 31वें संशोधन के अंदर कितनी कर दी गई है? 25 कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 49, संसद की विशेषता कौन सी नहीं है? इंग्लैंड को संसद की जननी कहा जाता है। सही है। लोकतंत्रात्मक शासन में संसद न्यायपालिका और न्यायपालिका कार्यपालिका की तुलना में अधिक प्रभावी होती है। लोकतंत्रात्मक शासन में संसद न्यायपालिका और कार्यपालिका की तुलना में अधिक प्रभावी दिखाई देती है। ये भी सही है। उसके बाद में है संसद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करती है। ये भी सही है। और हर 5 वर्ष बाद संसद की सीटों का परिसीमन किया था। ये आंसर गलत है, क्योंकि संसद की सीटें हों या विधानसभा की सीटें हों, इनका परिसीमन का कार्य 10 वर्ष के बाद किया जाता है, 5 वर्ष के बाद नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 50 है, संसद का पहला संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया गया था? इसका सही आंसर है 13 मई 1952 को बुलाया गया था संसद का संयुक्त अधिवेशन। और हम जानते हैं संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा 2 परिस्थितियों में बुलाया जाता है। एक तो वर्ष के प्रारंभ में, एक नई लोकसभा के समय, गठन के समय, सत्र के प्रारंभ में, और एक ये जो तीनों बातें मैंने बताई है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत बुलाता है। लेकिन अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जब लोकसभा में, राज्यसभा में किसी विधेयक को लेकर के मतभेद होता है, तब राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत 13 मई 1952 को पहली बार जब संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था, वह अनुच्छेद 85 के अंतर्गत बुलाया गया था। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत पहली बार संयुक्त अधिवेशन 1961 में बुलाया गया था दहेज उन्मूलन विधेयक के संदर्भ में।
दूसरी बार 1978 में बुलाया गया था बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में, और तीसरी बार 2002 में बुलाया गया था आतंकवाद विरोधी कानून के संदर्भ में। तो यहाँ 13 मई 1952 का सही आंसर है। तो ये हमारे आज 50 प्रश्न पूरे हो गए। दोस्तों, ये जो सभी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप सभी इन प्रश्नों को अवश्य देखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर नहीं किया है तो ज़रूर करें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें, ताकि जो स्टूडेंट कोचिंग नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको भी पर्याप्त फायदा हो सके। आज का हमारा टॉपिक यहीं पूरा होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।